जब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ लेते हैं, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे प्राकृतिक संकट और आपदा, उसी का हम लोग सेकेंड पार्ट समझेंगे बढ़िया से। और ध्यान से देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे कि सुखाड़ जो है 30% भूभाग है, 5 करोड़ लोग जो है सुखाड़ से ग्रसित रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसी के आधार पर हमको उसको 3 भाग में क्षेत्रों को बांटा था, जिसमें अत्यधिक सुखाड़ में राजस्थान का अरावली से पश्चिम वाला साइड था, गुजरात का कच्छ था। अधिक सूखाग्रस्त में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का केंद्रीय भाग आता है। उसके बाद झारखंड भी आ जाता है इसमें। कौन सा आ जाता है? झारखंड का भी केंद्रीय भाग आ जाता है इसमें, है कि नहीं। उड़ीसा का भी जो है केंद्रीय भाग आ जाता है इसमें। ये सब अधिक सूखाग्रस्त वाले क्षेत्र हैं। और मध्यम सूखाग्रस्त वाले क्षेत्रों में आप देखिएगा राजस्थान का उत्तरी भाग, कौन वाला भाग? राजस्थान का उत्तरी भाग, राजस्थान का उत्तरी भाग, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो है से कम है। उसके बाद आप लोग देखिएगा हरियाणा का दक्षिण भाग, किसका? हरियाणा का दक्षिणी भाग, ये भी कम जो है से माने सुखाड़ वाला स्थिति है, वहां भी कम सुखाड़ वाला स्थिति है। और महाराष्ट्र तमिलनाडु का पठारी भाग, महाराष्ट्र और कहां का? तमिलनाडु का पठारी भाग, है कि नहीं। तो इसको याद रखिएगा, कम क्षेत्र, कम माने सुखाड़ वाला क्षेत्र है, मध्यम सुखाड़ वाला क्षेत्र है। आखिर सूखे का क्या दुष्परिणाम है उसको देख लेते हैं। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं सूखे का दुष्परिणाम। तो सूखे का दुष्परिणाम समझ लीजिए। दुष्परिणाम का मतलब कि जिसका परिणाम अच्छा न हो। तो सूखे का दुष्परिणाम क्या है? पहला है खाद्य समस्या, खाद्य की समस्या में खाद्य समस्या उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाद्य समस्या उत्पन्न, यानी कि खाद्य समस्या हो जाएगा। इसका सबसे बड़का दुष्परिणाम यही है कि खाने वाला कोई चीजें नहीं मिल पाएगा। दूसरा चीज, मवेशियों का भी चारा नहीं मिलेगा, मवेशियों का भी चारा नहीं मिलेगा, यानी कि मवेशियों का चारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चारा क्या हो जाएगा? चारा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। सूखा का यही दुष्परिणाम है। और क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं? तो जल की उपलब्धता में कमी आ जाएगी। किसमें कमी आ जाएगी? जल की उपलब्धता में आपको कमी आ जाएगी, याद रखिएगा इस चीज को। और क्या कमी हो सकता है या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? तो महाअकाल का माने न्योता दिया जाएगा, यानी कि महाअकाल आ सकता है कि नहीं। अरे सूखा पड़ गया तो क्या हो गया? अकाल। क्या पड़ जाता है? अकाल। और अकाल हो गया तो क्या होने लगता है? जन का माने आदमी का, पशु का मौत होने लगता है। तो लिखेंगे कि जन पशु का मौत, जन पशु का मौत, यानी कि निश्चित हो जाता है मौत। और क्या होता है? बीमारी बढ़ने लगती है। क्या हो जाता है? बीमारी बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? बीमारी बढ़ जाती है, क्योंकि कुपोषण तो हो ही जाएगा, इसके अलावा बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे पानी ही नहीं पड़ रहा है। और स्थिति होगा कि पलायन की स्थिति हो जाएगी वहां से। क्या चीज की स्थिति हो जाएगी? पलायन की, यानी कि वहां से लोग भागना शुरू कर देगा। जहां पे सुखाड़ होता है वहां पे ज्यादा आदमी नहीं रह पाता है। तो आखिर सूखे से बचने के कोई उपाय है? तो जरा उसको पढ़ लीजिए, सूखे से बचने के उपाय। तो अगला टॉपिक देते हैं सूखे से बचने के उपाय। देखिए, तो बचने के उपाय 2 तरीकों से किया जा सकता है। एक राज्य सरकार अपने स्तर से करेगी और एक राष्ट्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार अपने स्तर से करेगी, है ना। तो ये दोनों उपाय हो सकते हैं। तो राज्य द्वारा जो होगा उपाय, उसको हम लोग तत्कालिक या अल्प, मैंने उसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्पकास्मिक समस्याएं, है कि नहीं। और एक ठोक कहेंगे दीर्घकालिक योजनाएं। क्या कहेंगे? दीर्घकालिक योजनाएं। एक कहेंगे अल्पकालिक योजनाएं। समझे कि नहीं। तो एक होगा राज्य के स्तर पर, एक होगा आपका केंद्र के स्तर पर। तो 2 तरह की व्यवस्था हो जाएंगी। तो एक हो जाएगा आपका क्या चीज? तो एक हो जाएगा तत्कालिक या अल्पकालिक योजनाएं, तत्कालिक या अल्पकालिक योजनाएं, एक हो गया इधर। और एक हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं दीर्घकालिक योजनाएं। क्या बोलते हैं इसको? दीर्घकालिक योजनाएं। दीर्घकालिक योजनाएं, इसको समझिए ध्यान से जरा सा। कैसे? तो इसमें जो है सर राज्य स्तर पर ही होगा। ये किस स्तर पर होगा? राज्य स्तर पर। और ये किस स्तर पर होगा? तो ये होगा आपका राष्ट्रीय स्तर पर। किस स्तर पर होगा? राष्ट्रीय स्तर पर। पहला अंतर तो वही हो गया, समझे कि नहीं, कि दोनों में यही अंतर सबसे पहला अंतर हो गया। अब देख लीजिए दोनों को समझ लेते हैं, है कि नहीं।
देखिए जो तत्कालिक या अल्पकालिक योजनाएं हैं, ये जो राज्य स्तर पर होगा, इसमें सबसे पहले क्या होगा, जहां पे सुखाड़ होगा सबसे पहले वहां पे पेयजल की व्यवस्था का, है ना, पेयजल की व्यवस्था कराई जाएगी सरकार के माध्यम से। किसकी व्यवस्था कराई जाएगी? पेयजल का सुरक्षित भंडारण एवं वितरण। पेयजल का सुरक्षित, है ना, पेयजल कैसा होना चाहिए? पेयजल सुरक्षित एवं कैसे बटना चाहिए? उसका भंडार इतना अच्छा से हो कि इसका पानी ज्यादा हमको खर्च न करना पड़े। जहां पे सुखाड़ है वहां पे पानी का बहुत महत्व ना है, तो उसका पेयजल का सुरक्षित एवं भंडारण, है ना, सुरक्षित एवं भंडारण, भंडारण नहीं, सुरक्षित भंडारण एवं वितरण कर दीजिए, सुरक्षित भंडारण एवं वितरण। या एक तो बढ़िया से उसको रखना होगा और उसको बढ़िया से रख करके उसको वितरण करना होगा, जिसको जितना जरूरत होगा उतना पानी के देने की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जा सकती है। दूसरा, है ना, जल संबंधी जो बीमारियां हैं, जल संबंधी बीमारियों, है ना, जल संबंधी बीमारियों के लिए आवश्यक दवाओं का प्रबंध, जल संबंधी बीमारियों, है ना, जल संबंधी बीमारियों के लिए आवश्यक दवाओं का प्रबंध, आवश्यक दवाओं का प्रबंध, ये राज्य स्तर पर होगा। तीसरा, और क्या समस्या है, मैंने उसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सूखा को कैसे बचाया जा सकता है, उसके बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं? पशुओं के चारे का भंडार, पशुओं के चारे का भंडार ये होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो और होना चाहिए कि मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, समझे कि नहीं? मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, यह भी हो सकता है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना जहां जल की व्यवस्था हो, जहां क्या हो, जल हो, वहां जहां जल की व्यवस्था हो। देखिए सूखा वाला जगह पर अगर पानी कम है वहां पशुओं को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पशु ज्यादा पानी पीते हैं, याद रखिएगा, है कि नहीं? तो आदमी को वहां पीने की पानी नहीं है और वहां पे पशु कहां से आप ज्यादा रख पाइएगा, तो इसका ध्यान रखना है। और अनाज कोष की व्यवस्था कराना, सरकार को चाहिए कि अनाज कोष की व्यवस्था, अनाज कोष की व्यवस्था, अनाज कोष बोलेंगे जहां पे अनाज रखा जाता है, समझे कि नहीं? तो अनाज कोष की व्यवस्था। और दीर्घकालिक योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो सकती हैं? अब दीर्घकालिक में ही हो सकता है कि भाई पानी का भंडार कहां है, जहां से हम पानी भूमि से निकाल सके, उसका पता लगाना, उसका पता लगाना। तो ये सबसे जरूरी है, क्या चीज? भूमिगत जल। कौन सा जल? भूमिगत जल के भंडार का पता लगाना चाहिए, भूमिगत जल के भंडार का पता लगाना चाहिए, क्योंकि आप पानी ढो ढो करके नहीं पिला सकते जब तक कि वहां पे पानी प्रचुर मात्रा में न हो जाए खुद ब खुद अपने से, है ना। जैसे भूमि के अंदर में जो पानी है वो प्रचुर मात्रा में है, तो वहां से निकालने के लिए। उसके बाद जल प्रचुर क्षेत्रों से, जो जल जहां पे जल काफी मात्रा में है, वहां नहर से, आहर से या कुछ पैन वगैरह बना करके उस पानी को यहां तक पहुंचाना जहां पे सुखाड़ है, समझे कि नहीं? तो वही बात बता रहे हैं कि जल प्रचुर क्षेत्रों से, यह सब काम राज्य स्तर का है, राष्ट्र स्तर का है। जल प्रचुर क्षेत्रों से, कहां से? जल प्रचुर क्षेत्रों से, जल अभाव क्षेत्रों में, जल अभाव क्षेत्रों में, है ना, क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए, जल पहुंचाने के लिए प्रबंध करना, जल पहुंचाने का, है ना, जल पहुंचाने का क्या करना? प्रबंध करना। किसके माध्यम से? तो नहर, पाइपलाइन, जो भी माध्यम बने उसका, यानी कि जल पहुंचाने का प्रबंध कराना, प्रबंध कराना, कराना, समझे कि नहीं? किसके माध्यम से? तो मैंने किसके माध्यम से? नहर के माध्यम हो गया, इसका एक माध्यम नहर हो गया। और क्या हो सकता है? तो पाइपलाइन हो गया, है कि नहीं? या नदी निकाल कर, नदी निकाल कर इस तरह से किया जा सकता है, समझे कि नहीं? जहां पे ज्यादा पानी है वहां के पानी को कोड़ खान करके वहां पहुंचा देना, जहां पे कम पानी हो उस जगह तक पहुंचाना,
है कि नहीं। ये राष्ट्र स्तर का ही काम हो सकता है, राष्ट्र स्तर का ही काम हो सकता है कि नहीं। यह कोई आम आदमी के लिए काम नहीं है कि नहीं। तो इस ध्यान से रखिए। और क्या है, बाढ़ से बचने के लिए, अति सुखाड़ से बचने के लिए आपको वन लगाना होगा। क्या लगाना होगा? वन, यानी कि वन रोपण का बढ़ावा देकर, वन रोपण का बढ़ावा देकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस योजना को बचा सकते हैं। और क्या है, नदियों को परस्पर जोड़ करके, अभी हम वही बात बता रहे थे, है ना, कि क्या करके नदियों को परस्पर जोड़ करके बाढ़ वाले जगहों से नदी ले आइए, कहां, जहां पे सूखाग्रस्त है, जो वहां पे, है कि नहीं। यानी कि कह सकते हैं कैसे, नदियों को जोड़कर, नदियों को जोड़कर, है ना। जहां बाढ़ आता है, देखिए जहां बाढ़ ज्यादा है वहां से पानी निकाल कर, है ना, सुखाड़ वाले जगहों में पहुंचाने की तकनीक, सुखाड़ वाले जगहों में पहुंचाने का तकनीक विकसित कर, क्या जी, नहीं हो सकता है ना। हम लोग सुखाड़ से बच सकते हैं कि नहीं बच सकते हैं। तो ये था सुखाड़ से बचने के परिणाम, है ना। सुखाड़ से कैसे बचा जा सकता है, उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, सुखाड़ है क्या चीज, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं चक्रवात। अब क्या देख लेते हैं, चक्रवात। तीन चीज है, चक्रवात, है ना। उसके बाद आपको पढ़ना होगा भूस्खलन, और उसके बाद चक्रवात के बाद भूस्खलन, और फिर उसके बाद भूकंप और सुनामी, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं चक्रवात। तो चक्रवात के बारे में भी क्या बताए थे कि तेज गति से घूमने वाला विनाशकारी, तेज गति से घूमने वाला विनाशकारी हवाओं और वर्षा वाले तूफान को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवात। क्या कहते हैं, चक्रवात। पढ़ाए थे ना अभी। तो देखिए क्या है चक्रवात, जो है चक्रवात के बारे में समझिए। चक्रवात वायुमंडल में बनने वाले, है ना, चक्रवात बनता है, कहां बनेगा, वायुमंडल में बनेगा, समझे कि नहीं। तो वह क्या है, तो निम्न दाब का क्षेत्र है। चक्रवात तो वायुमंडल में बनने वाले निम्न दाब का क्षेत्र होता है। निम्न दाब का क्या है, क्षेत्र है यह, समझे कि नहीं। यह समांतर समुद्रों से, यह कहां बनेगा, समुद्र में ही बनेगा। कहां बनेगा, समुद्र में। और कहां पे होता है, जिसके चारों ओर हवाएं होती हैं। क्या होती हैं, हवाएं। समुद्र में क्या घूमती है, हवाएं। और हवाएं कैसे घूमती है, तो तेजी से घूमती है और केंद्र की ओर बढ़ती है। कहां बढ़ती है, केंद्र की ओर बढ़ती है। तो याद रखिएगा, इसको लिखेंगे। तो चक्रवात वायुमंडल में बनने वाले निम्न दाब का वो क्या है, क्षेत्र है, जिसमें, है ना, जिसमें क्या बोले हैं हम, चारों ओर की हवाएं, जिसमें क्या है, चारों ओर की हवाएं तेजी से घूमती हुई कहां चली जाती हैं, तो केंद्र की ओर बढ़ती है। कहां बढ़ती है, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर बढ़ती है, केंद्र की ओर बढ़ती है। समझ में आ गया बात है, केंद्र की ओर क्या होती है, बढ़ती है। यह समांतर समुद्रों के ऊपर बनता है। यह सामान्यतः समुद्रों के ऊपर बनता है। चक्रवात बनता है कहां, समुद्र के ऊपर। और इसके साथ तेज हवा, भारी वर्षा, तूफान, है ना, ऊंचे ऊंचे समुद्री लहरें सब आ जाती हैं, समझे कि नहीं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवात। तो समुद्री बनती है, और इसके साथ क्या चीज, तेज हवाएं, भारी बारिश, भारी वर्षा, और क्या चीज साथ में, तूफान। भारी वर्षा के साथ साथ क्या रहेगा, तूफान, और ऊंची समुद्री लहरें होती हैं। ऊंची समुद्री लहरें आती हैं, ऊंची समुद्री लहरें आती हैं, लहरें आती हैं। यही है चक्रवात। यानी कि इसको ऐसे हम लोग भी बोल सकते हैं, इतना चीज न लिख करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि तेज गति से घूमने वाली विनाशकारी, तेज गति से
घूमने वाली विनाशकारी, कैसा विनाशकारी, जो विनाश लाता है, हवाओं और वर्षा तूफान को, और वर्षा वाले तूफान को, वर्षा वाले तूफान को क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब उतना बड़ा नहीं आ रहा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तूफान को चक्रवात कहते हैं। समझ में आ गया बात? यानी कि तेज आंधी टाइप का रहेगा, लहरें उठेंगी, है ना, एकदम ऐसे ऐसे चक्र मारते रहेगा और जिधर जाएगा बवंडर मचा के रख देगा। समझे कि नहीं? उसी को क्या कहते हैं? चक्रवात। तो भारत में चक्रवात की उत्पत्ति देखिए ध्यान से, भारत में चक्रवात की उत्पत्ति, भारत में जो चक्रवात की उत्पत्ति होती है वह कहां होती है? तो देखिए, भारत में जो चक्रवात की उत्पत्ति है मुख्यतः गर्म समुद्री जल के ऊपर बनते हैं। कहां बनते हैं? गर्म समुद्री जल के ऊपर, गर्म समुद्री जल के ऊपर। समझ में आ रही है बात? यहां बनता है। अगला टॉपिक क्या है कि चक्रवात बनने की मुख्य परिस्थितियां क्या है? चक्रवात बनने की मुख्य परिस्थितियां, उस परिस्थिति को देख लीजिए कि कैसे चक्रवात बनता है। समझे कि नहीं? तो इसमें कुछ बातें हैं, 3-4 बातें हैं जिसको समझना है आपको। कैसे? देखिए, सबसे पहला कैसे ही बनेगा? तो समुद्र के सतह पर का तापमान जो होना चाहिए ना, समुद्र के जो सतह पर का तापमान है, सतह पर का तापमान वो करीब करीब 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। सेंटीग्रेड से बीच में नहीं, अधिक होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए टेम्परेचर चक्रवात बनने के लिए। दूसरा, और चक्रवात कैसे बनता है? तो समुद्र के, है ना, समुद्र के ऊपर, सतह पर नहीं, ऊपर, समुद्र के ऊपर निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण, निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण नहीं भी लिखवाए हैं, देखिए ना, निम्न दाब का क्षेत्र है, ऊपर निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। टेम्परेचर हो जाएगा सतह का 26 से 27, निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। समझे कि नहीं? और क्या होता है? तीसरी बात, आर्द्र। आर्द्र बोले तो वैसी हवाएं जिस पर क्या होती है? नमी युक्त होती है, वैसी हवा। आर्द्र बोले तो कैसी हवा? नमी युक्त हवा। तो आर्द्र जो हवा है उसका अधिकता हो जाएगा, उसकी क्या हो जाएगी? अधिकता, उसकी क्या हो जाएगी? अधिकता। और चौथा पॉइंट क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव पड़ेगा। क्या चीज पड़ेगा? पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव। पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव से भी आपको चक्रवात आते हैं। और कैसे आते हैं? तो पांचवा देख लीजिए, पांचवा देख लीजिए, ये तो पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव है। और ऊपरी वायुमंडल, क्या है? ऊपरी वायुमंडल। अगर इन ऊपरी वायुमंडल का दबाव, निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होगा, ऊपरी वायुमंडल का दबाव होगा, पृथ्वी के घूर्णन की गति होगी, समुद्र के सतह पर का तापमान इतना हो जाएगा तो एकाएक आपका क्या हो जाएगा? चक्रवात उठ जाएगा, बवंडर आपका उठ जाएगा। समझे कि नहीं? यानी कि ऊपरी वायुमंडल में जो अनुकूल पवन की व्यवस्था है, यानी कि हवा की व्यवस्था, अनुकूल किसकी व्यवस्था? हवा व्यवस्था। समझे कि नहीं? इसकी वजह से क्या आता है? भारत में चक्रवात आता है। तो अब देखिए, भारत में जो चक्रवात आ रहा है, भारत में जो चक्रवात है वो कहां कहां आता है? तो 2 जगह से आएगा। क्योंकि भैया देखिए ना, इधर है, यहां से बंगाल की खाड़ी, यहां कहां है? बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है? अरब सागर। इधर क्या है? अरब सागर। तो या तो अरब सागर से उठेगा या फिर कैसे उठेगा? बंगाल की खाड़ी से उठेगा, है कि नहीं? तो भारत में चक्रवात 2 जगह से आएगा, क्योंकि भारत तटीय क्षेत्र पर इधर हो गया पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी तट। पश्चिमी तट किस पर है? बंगाल, अति अरब सागर की, अरब सागर में है। और पूर्वी तट किधर है? बंगाल की खाड़ी में है। समझ में आ गया बात ना? इधर आइएगा तो यहाँ पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु तो दोनों क्षेत्र पर आ जाएगा, कुछ भाग बंगाल का भी, कुछ भाग अरब सागर का भी। इधर पर आइएगा तो यहाँ पे केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे गोवा है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे गुजरात है। तो इस साइड में अरब सागर से, इस साइड में बंगाल की खाड़ी से। आ गया समझ में ना?
तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में चक्रवात बनने का प्रमुख क्षेत्र कौन है, तो 2 जगह क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी। समझे कि नहीं? तो क्वेश्चन आएगा कि भारत में चक्रवात बनने का प्रमुख क्षेत्र, भारत में चक्रवात बनने का प्रमुख क्षेत्र, तो यहां पर 2 क्षेत्र है, एक है अरब सागर और एक है क्या चीज, बंगाल की खाड़ी। आ गया समझ में? तो यही 2 जगह से आपके यहां होगा, है कि नहीं? अब इसमें क्वेश्चन है कि भारत में चक्रवात का संभावित क्षेत्र कहां है ना, कहां कहां संभावित समय पहले पढ़ लीजिए, समय कब कब, तो लिख लेते हैं अगला में। भारत में चक्रवात का संभावित समय, कैसा समय? संभावित समय। 2 समय आपको बता दे रहे हैं, कितना समय? 2 समय। एक है प्री मानसून काल, का मतलब क्या हो गया, मानसून काल से पहले, और एक है पास्ट मानसून काल, यानी कि मानसून काल के बाद। समझे कि नहीं? यही 2 एगो पहले एगो बाद। समय के बारे में करिएगा तो ई वाला बनेगा अप्रैल से जून, और सबसे तगड़ा चक्रवात कब आता है, तो दोनों के बीच में कौन महीना पड़ेगा, तो मई। समझ में आ गई बात? एकरा में कब हो जाएगा, तो एकरा में हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर, कभी भी आ सकता है। कब? अक्टूबर से दिसंबर। तो बीच में क्या आता है, नवंबर, तो नवंबर में तगड़ा चक्रवात आता है। अब बताते हैं इस मौसम में जो आएगा, यह आएगा कहां, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी से चक्रवात उठेगा, और इस समय जो चक्रवात आएगा वो उठेगा कहां से, अरब सागर से। अब कहां से उठेगा, अरब सागर से। समझ में आई बात? यानी कि मई के महीने में जो चक्रवात भारत को झेलना पड़ता है वो अरब सागर से उठता है, और जो आपको नवंबर के समय में उठेगा वह कहां से उठेगा, बंगाल की खाड़ी से उठेगा। समझ में आ गई बात? इस बात को समझिएगा बढ़िया से, है कि नहीं? प्रभावित क्षेत्र कौन हो सकता है, प्रभावित क्षेत्र, इस चक्रवात से जो प्रभावित क्षेत्र है से, अरे भैया प्रभावित क्षेत्र अभी तो हम बताए, पट्टी क्या है, पश्चिम बंगाल, और क्या है, उड़ीसा, और क्या है, आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश। समझ में आ रही है बात? और क्या है, तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु। इधर चलिए, इधर क्या है, गुजरात, क्या है ये गुजरात, ये क्या है, महाराष्ट्र, इधर क्या है, गोवा, यहां पे क्या है, कर्नाटक, और इधर क्या है, केरल, है ना। तो अरब सागर इधर है, तो अरब सागर से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी से प्रभावित क्षेत्र कौन हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। समझे कि नहीं? समझ में आ गया ये बात? कहीं से कोई दिक्कत? जो तटीय क्षेत्र है इसको बोलते हैं पूर्वी तट, भारत का क्या है, पूर्वी तट है, इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी तट। अब आया समझ में? तो प्रभावित क्षेत्र हो गया पश्चिमी तट और पूर्वी तट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रही है बात? अब हम लोग पढ़ लेंगे चक्रवात से बचाव के प्रयास। समझे कि नहीं? चक्रवात से बचाव के प्रयास, चक्रवात से बचाव के प्रयास, चक्रवात से बचाव के क्या क्या प्रयास हो सकते हैं। तो चक्रवात से कैसे कैसे बचाया जा सकता है बताओ। तो सबसे पहले है कि पूर्व सूचना तंत्र की व्यवस्था, है कि नहीं? पहले ही सूचना मिल जाना चाहिए, पूर्व चेतावनी व्यवस्था कर दीजिए। पहला व्यवस्था क्या हो सकता है, पूर्व चेतावनी व्यवस्था, पहली व्यवस्था है चक्रवात से बचने का। दूसरा, चेतावनी आपको देना ही होगा। फिर सुरक्षित आश्रय, कैसा आश्रय, सुरक्षित आश्रय, जहां पे आप रह सके वह जगह कैसा होना चाहिए, सुरक्षित। तीसरा क्या उपाय हो सकता है, मजबूत घर का निर्माण, है कि नहीं? कैसे मजबूत, है ना, घर का निर्माण, मजबूत होना चाहिए, मजबूत घर का निर्माण। ये सब आता है तो ये सब कौनों को मजबूत रखेगा, सबको तोड़ता देखता है ना। जन जागरूकता, क्या है, जन जागरूकता, लोगों को जगा करके मतलब सुतल नहीं, जागना नहीं है, पढ़ा करके, लिखा करके, समझा करके कैसे इसको बचा जा सकता है, वो बात कह रहा है, जन जागरूकता। इसके बाद क्या है, तटीय
तटीय जो क्षेत्र है तटीय क्षेत्रों पर वनों का संरक्षण करके, तटीय वनों का संरक्षण करके, तटीय वनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। संरक्षण वन रहेगा ना तो ये सब कम उठेगा, उसको ये शांत कर देगा। तटीय वनों का क्या करके, संरक्षण करके। और क्या है, आपातकालीन तैयारी करके। आपातकालीन अगर हो जाए तब क्या करेंगे हम भैया, व्यवस्था टाइट रखेंगे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम एकदम डूबेगा उसको निकालते जाना है कि नहीं, तो ये सब की व्यवस्था टाइट रखना है। आपातकालीन तैयारी है, भोजन वगैरह सारा चीज, राहत सामग्री व्यवस्था करके, राहत बचाव कार्य करके, है ना, कैसे करके, राहत बचाव कार्य करके। आ गया समझ में? तो पहले ही से ये सब कर ले रहिएगा तैयारी की, चक्रवात आता है अगर पहले ही से तैयारी कर ले रहिएगा तब तो ठीक है कि नहीं, कुछ नहीं होगा। और इस प्रकार से चक्रवात समाप्त हो गया। अब पढ़ लेंगे भूस्खलन। अब क्या पढ़ लेंगे, भूस्खलन। भूस्खलन देख लीजिए, भूमि का माने ऊपरी पर्वतीय भाग से भूमि का, मिट्टी का टूट टूट करके नीचे वाले क्षेत्रों में गिरना क्या कहलाता है, भूस्खलन। तो भूस्खलन किसे कहेंगे, तो भूस्खलन वह प्राकृतिक आपदा है ना, भूस्खलन वह प्राकृतिक आपदा है। कैसा आपदा है भाई बताइए, जिसमें पहाड़ के ढलान से, है ना, जिसमें पहाड़ के ढलान से क्या क्या चीज, मिट्टी हो, चट्टान हो, तो मिट्टी हो, चट्टान हो, या मलबा हो, या क्या चीज हो, मलबा, समझे कि नहीं, मलबा अचानक फिसल कर नीचे गिरना, अचानक फिसल कर नीचे गिरना, अचानक क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाता है, जिससे नीचे गिरना, जिससे जान माल की क्षति होती है, जिससे जान माल की क्षति होती है, क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। क्लियर हो गए, भूस्खलन कहलाता है। अच्छा, प्रभावित क्षेत्र कौन कौन है, कौन कौन सा प्रभावित क्षेत्र है, तो देखिए भूस्खलन कहां होगा, तो भूस्खलन होगा हिमालय क्षेत्र के आसपास में। कहां पे, हिमालय क्षेत्र भी, जो जहां पे पर्वत हो, हिमालय क्षेत्र के आसपास होगा। उत्तर पूर्वी भारत में भी होगा, उत्तर पूर्वी भारत यानी कि उत्तराखंड वगैरह इस सब में, उत्तर पूर्वी भारत में। और कहा, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट समझाए थे ना अभी, पश्चिमी घाट ये साइड में, जहां पे आंध्र तमिलनाडु कर्नाटक है ना, केरल सब जो है से, तो वही हम बता रहे हैं, पश्चिमी घाट। कौन घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर भूस्खलन ज्यादा होता है। आ गया समझ में? तो ये सब प्रभावित क्षेत्र है भूस्खलन का। समय हो गया है, आज इतना ही, फिर कल पढ़ा देंगे, ठीक है ना। कल आप लोगों का 2 टॉपिक रह जाएगा, इसमें भी एक आध टॉपिक और है जो बता देंगे हम, है ना, भूस्खलन से बचाने का उपाय। और कल हम पढ़ा देंगे आप लोगों को, सभी बच्चों को, भूकंप और सुनामी। बस खत्म हो जाएगा चैप्टर, आज इतना ही, बस। धन्यवाद, जय हिंद।